बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, लास्ट क्लास में हमने टैक्स ऑन टैक्स के मज़ीद केसेस डिस्कस किए थे, जिनमें से एक पहला केस था जहां पर किसी स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ सैलरी पर एम्प्लॉयर टैक्स बेयर करे। उसके बाद दूसरा केस था जहां पर एम्प्लॉयर लिमिट बताए और उस लिमिट से जो एक्सेस होगा वो एम्प्लॉय ही की सैलरी से विदहोल्ड होगा, लिहाजा एक्सेस को परक्विजिट मानने की ज़रूरत नहीं है। तो हम विदाउट ग्रॉसिंग अप क्या करेंगे, उसको सैलरी का पार्ट मान लेंगे। लेकिन जब एम्प्लॉय लिमिट बयान करे तो एक्सेस किसने पे करना है, एम्प्लॉयर ने। तो इस केस में जो एक्सेस होगा वो ग्रॉस अप होकर सैलरी का पार्ट बनेगा। अब एक मसला इसके बाद और है। वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय क्या टैक्स का परसेंटेज फिक्स कर ले कि 60-40 कर ले, यानी 60% टैक्स एम्प्लॉयर बेयर करेगा और 40% टैक्स एम्प्लॉय बेयर करेगा। मतलब एम्प्लॉय की सैलरी से विद होल्ड हो जाएगा। समझे पॉइंट या नहीं? केस में फर्क है। क्या फर्क है सोचिएगा। तो पिछले दो केस हमने किए, उसमें पहले लिमिट किसने बनाई, एम्प्लॉयर ने। एक्सेस कौन बियर करेगा? जो लिमिट बयान की गई उसको हमने सैलरी का पार्ट माना, उस पर जो भी एक्सेस टैक्स लगेगा वो एम्प्लॉय ही की सैलरी से विदहोल्ड होगा, लिहाजा एक्सेस परक्विजिट नहीं था। इसका तीसरा केस जो थर्ड केस था, उसमें एम्प्लॉय की लिमिट थी कि एम्प्लॉय इस लिमिट तक टैक्स विदहोल्ड करवा लेगा और एक्सेस एम्प्लॉयर अपनी जेब से देगा, और एक्सेस पर जितना एक्सेस लगेगा जहां तक के इफेक्ट एग्जॉस्ट हो जाए वो सारा किसने पे करना है, एम्प्लॉयर ने। लिहाजा जो भी एक्सेस बना वो ग्रॉस अप होकर सैलरी का। लेकिन जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कोई लिमिट तय करते हैं, क्या करते हैं, लिमिट तय करते हैं, लेकिन लिमिट मॉनेटरी नहीं है बल्कि परसेंटेज में, 60%, 40%, 30%, 70%। तो अब इस केस में क्या होगा? ये केस बाकी केस से डिफरेंट क्यों है और कैसे है? सवाल ये। तब जो टैक्स बना, मान लें 38,400, 40,000, जो भी एक रैंडम अमाउंट हम सोच ले, 40,000 टैक्स बना। 40,000 का 60% किसने बेयर करना है, एम्प्लॉयर ने। 40,000 का 60% 24,000। 24,000 परक्विजिट है सैलरी का। जब 24,000 को हम परक्विजिट मान के सैलरी का पार्ट मानेंगे तो उस पर मजीद टैक्स लगेगा। जो मजीद टैक्स लगेगा उसमें भी शेयरिंग चलेगी 60 और 40। यहां तक के इफेक्ट क्या हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए। पॉइंट समझ में आया? इसका मतलब यह है कि हर जो अमाउंट सैलरी का पार्ट बना उस पर जो एक्सेस टैक्स लगा उसमें भी ये शेयरिंग जारी है। कुछ समझे मेरी बात या नहीं? उसमें भी शेयरिंग जारी रहेगी, वहां तक कंटिन्यू रहेगी। तो अब इस सिनेरियो को कैसे डील किया जाए? ठीक है जी, तो इस सिनेरियो को डील करने के लिए हम कोई एग्जांपल कवर करते हैं। वही बेसिक एग्जांपल कवर कर सकते हैं जो हमने स्टार्ट की थी लास्ट क्लास में, उसको कवर करके हम इसको लेके चलते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल मैं चाहता हूँ आप खुद करें, ये मैं नहीं करवा रहा, किताब में भी सॉल्व हुई है लेकिन आप खुद करके देखिएगा। क्या लिखा हुआ है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी इज टू बी बॉर्न बाय द एम्प्लॉय। हम क्या करते हैं, हम उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं जो हम कल सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, हम कौन सी एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे भाई बताएं? जिसमें हमने सैलरी एक्सक्लूडिंग टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर बोला। नहीं, वो टोटल निकाल लो ना यार, ज्यादा बार बार सैलरी कैलकुलेट करके करना क्या हमने। सैलरी एक्सक्लूडिंग टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर 25,18,000, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब आप सबको पता है, यहां से हम स्टार्ट लेते हैं। लिखवाइएगा प्लीज।
पहले हेडिंग लगाइएगा, केस 4 होगा ये हमारा, सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर। सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर। शाबाश, तवज्जो कीजिएगा। सैलरी एक्सक्लूडिंग टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर। कितना? 25 लाख। आप सबको पता ना 25 लाख, 25 लाख 18,000 कैसे आया था? इसका मतलब इस पॉइंट तक हम ये बोलते हैं कि हमें सैलरी कैलकुलेट करना आती है। 25 लाख 18,000। इसमें ऐड क्या करवाना है? बोले टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है जी। और फिर हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम टोटल या टैक्सेबल इनकम कहेंगे। ठीक है। अब ये जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी निकलेगी, जिसमें टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर शामिल करने के बाद जो आंसर आएगा उस पर जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी वो हम अलग से बाद में निकालेंगे। पहले हम टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। वर्किंग, आवाज नहीं आ रही। वर्किंग, वर्किंग वर्किंग नोट्स या वर्किंग्स कोई भी हेडिंग लिख सकती है। ठीक है। वर्किंग नंबर 1, टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर। टैक्स निकालें, टैक्स ऑन रुपीज 22 लाख। टैक्स ऑन रुपीज 22 लाख कितना? 1 लाख 1,16,000। ठीक है। टैक्स ऑन रुपीज 1,03,18,000 एट 23%, 73,000। 73,140। सम बताइएगा कितना हुआ इसका? 100 एंड एम्प्लॉयर 60%, एम्प्लॉई 40%। जवाब दीजिएगा। और ज़रा तवज्जो दरकार है आप सबकी। बोर्ड पे देखिएगा, वो शेड्यूल जो मैं बनाता हूँ वही बना रहा हूँ। ठीक, लिख के आ रहा हूँ। टैक्स ऑन रुपीज 25,18,000। 25,18,000 पे क्या टैक्स निकला? शाबाश, जल्दी बोलेंगे भाई। कैलकुलेटर रेडी हो, लगे कि यार हम मेंटली तौर पर हैं रेडी, पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है जी। 25,18,000 पे टोटल टैक्स कितना? 189,000। इसका आप निकालें कितना? 60%। भाई शाबाश शाबाश पट। 1,13,484। इसका निकालें 40%। 76,000, 75,640।
56। जवाब दे 75,656। आंसर आ गया बेटा, ये कर लो ना पहले। ठीक है जी। अब आप मुझे बताएं, जब तक ये एम्प्लॉयर पूरा बेयर करता, ये पूरा परक्विजिट था ना? आवाज नहीं आई भाई। अब बताएं, इसका 60% किसने बेयर किया? तो इसमें परक्विजिट ये है, ये है, ये है। तो अब ये सैलरी का क्या बनेगा? और इस पे टैक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जब टैक्स इंक्रीज होगा उसका भी 60 और, समझे कुछ बात या नहीं? तो अब मुझे टैक्स लगाना है कितने पर? 1,13,000। जबरदस्त। टैक्स ऑन रुपीज 1,13,484। कितने परसेंट पर? स्लेब वही कंटिन्यू है। कौन सा? 23% वाला। एट 23%। आवाज नहीं आई। 26,000। भाई सब लोग पार्टिसिपेट बोलते नजर आए, कैलकुलेट करते नजर आए, पार्टिसिपेट करते नजर आए। 1,13,484 का, हाँ 26,101। पक्का? अच्छा। और एक इसके 23% का जो 40% अमाउंट है वो कितना बनेगा? ये 23% बताया आपने मुझे। तो इस नहीं नहीं, ये 1,13,484 का आपने मुझे 23% बताया है। उस 23 का आप क्या निकाले? 60% निकाल। 15,661। और रिमेनिंग 40%। 10,400। यार आप सब लोग एक साथ नहीं चल रहे हो। 1,13,484 का आप 23% निकालो, फिर इसका 60% निकालो। चलो सब छोड़ो और आसान करो। टोटल रेट कितना है? कितना परसेंट है? इसका इफेक्टिव रेट निकालो। है सर इफेक्टिव? इफेक्टिव रेट का मतलब होता है एक ऐसा रेट जो मल्टीपल रेट का क्या कर जाए? काम कर जाए। 23 का इफेक्टिव रेट, 23 का 60%, यानी 23% का 60%, 10% का 60%, 6%। भाई जागो जागो। 10% का 60%, 6%। 10% का 40%, 4%। दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ। इस तरह 23% का 60%, 13 पॉइंट, कोई राउंडिंग नहीं करना, 13.8%। और 23 का 40%, 23 का 40%, 9.2%। अब एक काम करो, 1,13,000 का 13.8% निकालो, ये आंसर आएगा। चेक करो प्लीज, पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट। 1,13,484 का 13.8% निकालो, ये आंसर आएगा। और 1,13,484 का 9.2% निकाल लो, ये आंसर आएगा। बताएं। 10,440। ये 84 है, 440 कैसे हो सकता है? उसका, हाँ उसका सही, 23% का। वो 23% क्या था? टोटल क्या था? ताकि कोई पॉइंट की राउंडिंग ना हो। एक 101 था बस। सही, अब सही है 440। अब बताएं, जो 26,101 था उसमें 15,661 रुपए किसने बियर किए? एम्प्लॉयर ने। तो परक्विजिट ये है ना? तो अब ये अमाउंट सैलरी का, आवाज नहीं आई। और इस पे क्या लगेगा? और फिर इस पे बनने वाला टैक्स दोनों 60 और 40 के रेशो से क्या करेंगे? शेयर करेंगे। कुछ समझे बात या नहीं? तो अब मैं कहता हूं टैक्स ऑन रुपीज 15,661 एट 23%। लेकिन अब आप चाहो तो डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो 13.8% को यूज करके।
2161 और इसका 9.2% निकालोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा 1440 141 या 40.8 41 कर देंगे इसको। और यहां 61 के साथ क्या था 0.2 था। दोनों सही है। अच्छा यहां 1.2 था। ओके 2161 किसने बर्दाश्त किया एम्प्लॉयर ने, तो ये भी परक्विजिट बन गया। तो टैक्स लगेगा किस पर, टैक्स ऑन रुपीज 2161 एट 23%। फिर 23 का 60% तो डायरेक्ट निकलेगा 13.8%। यस 298। और इसी का अगर आप 2161 का 9.2% निकाल लें 199.8 98.8 99 हो जाएगा। गुड। अब 298 फिर से क्या बना परक्विजिट बना, जवाब दें। तो टैक्स लगा टैक्स ऑन रुपीज 298 एट 23% और फिर उसका 60% 41.41 और यहाँ 27, जवाब दें 27.4। अच्छा जी। उसके बाद टैक्स ऑन रुपीज 41 एट 23% और उसका भी 60% 5.65 राउंड करके 6 कर देते हैं इसको, राउंड करके 6 कर दें इसको। शाबाश। उसके बाद 3.77 है, इसको राउंड करके आप 4 लिख दें ताकि इफेक्ट यहीं पर ही क्या हो जाए एग्जॉस्ट हो जाए। 23% क्या बन रहा है एग्जैक्ट 9 बन रहा है 9.43 बन रहा है ना, सही है। क्योंकि आगे 9.43 पे टैक्स लगेगा उसका इफेक्ट राउंड होकर यहीं तक पड़ जाएगा। अब आप देखो 6 का जो इफेक्ट होगा टैक्स का 6 का 23% 0.828 और 0.828 का 60% 23% 6 का 1.38 और 1.38 का 60% क्या बन रहा है 0.8281 और 40% पॉइंट। मैंने असल में राउंडिंग ऑलरेडी कर दी है, सही है ना। फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ कर देता हूँ, एक इजाफी रखने से फर्क कोई नहीं आएगा। हम रख लेते हैं टैक्स ऑन रुपीज 6 एट 23%। आपने कहा 0.8 तो इसको मैंने 1 रख दिया और इसकी मैंने ऑलरेडी राउंडिंग की थी तो मैं यहाँ कोई इफेक्ट नहीं लेता, सही है। इसको मैं कंसीडर नहीं करता, ठीक है ना। आप यहाँ कुछ मुझसे 3 रखवा रहे थे, वो मैं समझ रहा हूँ कि मैंने इसमें ऑलरेडी शामिल कर दिया, ठीक। अब इसका सम कर जी 1,31,652 और इसका सम 80,000 80,000 नहीं होगा बल्कि 85 होगा 87,500 87,767 ठीक है, पक्का। अब आप मुझे बताओ टोटल टैक्स तो इन दोनों के सम के बराबर है, लेकिन इसमें तो परक्विजिट कौन सा वाला है भाई। आप अब तो जवाब कौन सा वाला एम्प्लॉय, तो ग्रॉस अप अमाउंट ये है, सैलरी का पार्ट ये बनेगा। लेकिन इसको भी निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी या नहीं करनी पड़ी।
अब जरा तवज्जो से, शॉर्टकट सीखना है तो जरा दिमाग लड़ाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, तवज्जो दरकार है आप सबकी प्लीज। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जब ये बोर्ड पे देखिएगा और जवाब देगा, जब ये 189,140 रुपीज अकेला कौन बियर कर रहा था? एम्प्लॉयर। तो हमने 1 में से 0.23 माइनस करके इसको ग्रॉस अप कर दिया 0.77 से, यस और नो। आज दोनों में 60-40 की शेयरिंग हो रही है, तो वो शेयरिंग असल में अमाउंट में नहीं है, परसेंटेज में, आवाज नहीं है, अमाउंट में नहीं है। तो 23 का 60% कौन बियर कर रहा है? तो इसका मतलब एम्प्लॉयर का टैक्स रेट, जो एम्प्लॉयर जो टैक्स रेट बर्दाश्त कर रहा है वो 23 का 60% यानी 13 पॉइंट, अब ग्रॉसिंग अप 13.8% से होनी चाहिए। आप समझे बात या नहीं? तो अब मैं इसका शॉर्टकट आपके सामने रख रहा हूं, बोर्ड पे देखिएगा, आप डायरेक्ट मत करें, आप सीख लें या आप ट्राई कर ले, मैं रुक जाता हूं, ठीक है? एक दफा सीख लो भाई। ये जो तजर्बा करना होता है इसके लिए बंदे को घर बैठना होता है, और घर बैठकर जो होमवर्क करना होता है ना अगले टॉपिक की तैयारी, उसमें वो अगले टॉपिक को खुद से पढ़कर आता है और अपनी काबिलियत चेक करता है कि हाँ जी मेरे अंदर कितनी काबिलियत है, ठीक है? ग्रॉस अप अमाउंट, यहां काबिलियत जब दिखाएंगे जब मैं आपको बोलूंगा, ठीक है? ग्रॉस अप अमाउंट, सबसे पहले क्या करना है, तवज्जो, सबसे पहले आपने ओरिजिनल टैक्स निकालना है। कितना? जो टोटल सैलरी पर टैक्स है, सैलरी एक्सक्लूडिंग टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, लिखा 189,000, आवाज नहीं आ रही, लिखा? सब लिखे हैं ऐसे? लिखे लिखे, आप तो लिख रहे हो, बहुत से लोग नहीं लिख रहे। लिखा? फिर वही डिवाइड का साइन लगाया, आवाज नहीं आई। फिर वही डिवाइड का साइन लगाया, फिर वही ब्रैकेट लगाया, फिर वही 1 लगाया, फिर वही 1 लगाया, फिर वही टैक्स रेट लगाया, कितना? 0. फिर कुछ भी नहीं किया इसको 0.6 से, लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया। यहां तक का सॉल्व कर लें आप पहले आंसर। दो लाख 420 या 19, अगर 20 है तो फिर यहां भी एक ऐड करना पड़ेगा। हाँ 20 19 जो भी है सही है, 20 मान लेते, 20, ठीक है जी। क्या आंसर बताया आप सबने मुझे? 2,19,000। ये जो आंसर आप मुझे बता रहे हैं ना वो इसका और इसका सम है। आवाज नहीं आ रही, जागे। जो आंसर आप मुझे बता रहे हैं वो इसका और इसका, ये टोटल टैक्स है, इसमें एम्प्लॉय का शेयर भी है और एम्प्लॉयर का। जवाब नहीं दिया आपने, तो इसमें फिर एम्प्लॉयर का शेयर कितना है? 60%। तो जो आंसर आया उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर, बोले बोले बोले, 1,31,652, यही आंसर है। और इस आंसर को आप उठाएं और सैलरी का पार्ट बना दें, 1,31,652। अब सैलरी इंक्लूडिंग टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर का क्या वैल्यू है बताइए? बोलो भाई बोलो, पता नहीं आज सुबह से पहर क्लास से आवाज ही नहीं आ रही। पहली क्लास का स्टार्ट भी ऐसा ही हुआ था, कोई बोल नहीं रहा भाई। आज मतलब कोई ऐसा खास दिन है या मौसम में कोई तब्दीली है? हाँ क्या बेटा? वो गवर्नमेंट ने लोड शेडिंग की हुई है? अच्छा,
बोला बोलने के ऊपर भी क्या है, पाबंदी जी। 2,649,000, ठीक है जी, ये सैलरी आ गई। अब इस पर टैक्स निकालने, टैक्स ऑन रुपीज, आवाज ही नहीं है सर, बोले 26 लाख कौन सी लिमिट में टैक्स होगा, तो टैक्स ऑन रुपीज कितना, अब ये तो आपको याद हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ऐसा ना हो कि इतना याद हो कि सैलरीड ही याद रह जाए, नॉन सैलरीड तो याद भी ना रहे कि है भी या नहीं। ठीक है, टैक्स ऑन रुपीज, तो पेपर का आखिरी पेज पलट के देख लीजिएगा, स्लेब रेट मिलेगा वहां पर। आप याददाश्त से कुछ भी नहीं कीजिएगा, बनाए मेहरबानी, जो स्लेब रेट दिया हो उसी को यूज कीजिएगा। टैक्स ऑन रुपीज 1,16,000, टैक्स ऑन रुपीज 22 लाख, 1,16,000, ठीक है जी। उसके बाद टैक्स ऑन रुपीज 449,652 एट कितना, आवाज ही नहीं है, 1,03,420, ठीक है जी। सम बताइए, 2,19,000। अब ये वही अमाउंट है जिसका 60% किसने बेयर किया है और 40% किसने बेयर किया है। तब आप क्या बोलेंगे, लेस विद होल्डिंग टैक्स, ठीक है, और बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर 2,19,420 का ही कितना 60%, वही आएगा जो ऊपर ऐड हुआ है, 1,31,652, और बॉन्ड बाय एम्प्लॉई 2,19,420 का 40%, शाबाश, 87,068, 67 या 68, तो ये जीरो को हटाकर मैं यहाँ पर 1 लगा रहा हूँ, 0.5 की राउंडिंग, तो ये भी क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। ये दोनों अमाउंट एम्प्लॉयर ने ही पे किए, लेकिन एक हिस्सा एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट करके बाकी अपनी जेब से, तो लिहाजा एम्प्लॉय का जो टैक्स पेएबल है वो क्या है, निल है। ठीक है जी, एम्प्लॉय का टैक्स पेएबल निल है। समझ में आ गया या नहीं आया, पूछ रहा हूं मैं आपसे, पक्का कंफर्म, बता दे भाई। फार्मूला बहुत सिंपल है। पहला वाला फार्मूला क्या था, अगर ये टैक्स 100% कौन बेयर कर रहा होता, एम्प्लॉयर बेयर कर रहा होता, ठीक है ना। तो जो एम्प्लॉयर बेयर कर रहा होता तो हम उसको ग्रॉस अप करते कितने से, 1 माइनस 0.23 से। तब हमने क्या किया, जो टैक्स बना वो वैसा का वैसा रखा, डिवाइड का साइन लगाया, 1 माइनस 0.23 से क्रॉस अप नहीं किया, 1 माइनस 0.23 के 60% से क्रॉस अप किया, तो वो टोटल टैक्स आएगा क्रॉस अप होने के बाद जो इस और इस सम के, यानी यहां तक का आंसर 60% रेट में लगाया है ना, चूंकि हर बार जो परक्विजिट बन के सैलरी में ऐड हो रहा है वो कौन सा वाला अमाउंट है, 23% वाला अमाउंट है या 13.8% वाला अमाउंट है। तो जाहिर सी बात है परक्विजिट जो बन रहा है वो 23% नहीं बन रहा ना, तो हर बार जो टैक्स लग रहा है वो 13.8 परक्विजिट बन रहा है, और फिर उसका 13.8% एम्प्लॉय बेयर कर रहा है और 9.2, समझे बात। तो परक्विजिट यहाँ पे 23% नहीं ना, परक्विजिट यहाँ पर 13.8%,
वो तो हमने 60% परक्विजिट परसेंटेज ऑफ टैक्स निकालने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन ये अमाउंट क्या है, 60% या 100%? तो फिर जो आंसर आएगा वो भी 100% है। और उसमें एम्प्लॉय का शेयर निकालने के लिए हमने क्या किया, 0.6। आप इसको पहले देखो ना, ये पूरा सॉल्व करो तो जो आंसर आएगा वो इन दोनों के सम के बराबर है, और फिर उसका 60% इसके बराबर है। तो जो परक्विजिट है उसको हमने सैलरी का पार्ट बना दिया, और जिसको इसमें परेशानी तो वेलकम, मैंने तो दोनों रास्ते दिखा दिए आपको। मैं तो ऊपर में क्लियर दिखा रहा हूं ना कि हर बार जो 23% टैक्स लग रहा है, हर बार जो, उसमें हम परक्विजिट किसको मान, 60% को, और फिर अगली बार उसी 60% के ऊपर हम, समझे कुछ बात, या नहीं? ठीक है, ये भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज ही है। बताइए, यहां तक आंसर आ गया, लिख लिया, सवाल कर लेंगे इस जैसा आप। चले, अब उसके बाद एक और केस है, आखिरी केस, जिस पर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बाकी अब आपकी प्रैक्टिस होगी कि आप कैसे करते हैं इसको, याद रहेगा जब आप इसके 2-3 सवाल प्रैक्टिस में कर रहे हो, अदरवाइज ये याद नहीं आएगा आपको। और मैंने अगेन बोला आपको कि हमारी किताब में इसकी वैरायटी ज़्यादा है। स्टडी टेक्स्ट में तो एक लाइन का सवाल था, कासिम वाला मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है जी। पास्ट पेपर के अंदर जो वैरायटी फर्दर आई हुई है वो कौन सी है, वो है वो स्पेसिफाइड पोर्शन या स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ सैलरी वाली। अब आखिरी केस है, उसका नाम है, 5वां केस, चेंज इन स्लेव रेट। आवाज नहीं आ रही, चेंज इन स्लेव रेट। आखिरी केस है, उसका नाम क्या है, आखिरी केस है उसका नाम क्या है, चेंज इन स्लेव रेट। तुम स्वयं हो गए, वहां बैठ जाओ, ठीक है जी। चेंज इन स्लेव रेट, क्या मतलब है इस बात का, चेंज इन स्लेव रेट? ये सवाल किसी ने पूछा भी था क्लास में। इस हेडिंग का मतलब बताएं, चेंज इन स्लेव रेट का क्या मतलब है? यार इतना तो अब आपको लॉजिकली पार्टिसिपेट करना चाहिए कि चेंज इन स्लेव रेट का क्या मतलब है। देखिए, अब तक हम जो टैक्स कैलकुलेट करके ग्रॉस अप करके सैलरी का, वो उसी स्लेब में फॉल हो रहा था जिस स्लेब से वो टैक्स कैलकुलेट हो रहा था। आवाज नहीं आई। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि हम जब टैक्स कैलकुलेट करके उसको सैलरी का, मतलब आपकी सैलरी है 11,98,000, कितनी है समझाने के लिए, 11,98,000 हो सकती है। 11,98,000 पे सब लोग जरा आप कैलकुलेट करें टैक्स, 98, 98 होता है। आइए देखते, टैक्स ऑन रुपीज 6,00,000। आवाज ही नहीं है भाई। देखो, क्लियर नजर आता है कि ये इतनी बार कैलकुलेट हो चुका है, लेकिन जिन्होंने नहीं लिखा इसको वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। फिर टैक्स ऑन रुपीज 6,00,000, आपको बराए मेहरबानी ये आदत, पड़े रहने वाली आदत बदलनी पड़ेगी। पेपर लिख के ही होगा, और जब आप क्लास में नहीं लिख रहे होंगे तो आपसे एग्जाम में लिखा नहीं जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, इसका आइडिया नहीं होगा। बेशतर स्टूडेंट ये पढ़ते वक्त धोखे में रहते हैं। एग्जामिनेशन हॉल पहुंचकर ही क्या होता है पता लगता है, ठीक है ना। जैसे दुनिया धोखा है, हकीकत खान साहब ने कहा था
ठीक है, टैक्स ऑन रुपीज, बोले भाई बोले, क्या सैलरी बताई मैंने आपको? 11 लाख। तो 6 लाख को छोड़कर जो अगला अमाउंट है 598,000, वो कितने परसेंट पे टैक्स होगा? 1% पर। ये 1% कितना बना? 5,980। सही। टोटल अमाउंट भी क्या बना? अब प्रॉब्लम क्या है? अब जरा देखिएगा, प्रॉब्लम ये है, जब मैं बोलूंगा सैलरी एक्सक्लूडिंग, बहुत लोगों को ये लिखने में भी जहमत होती है, वो देखते रहते हैं सिर्फ बोर्ड को। मैं 10 दफा लिख रहा हूं आपके सामने, 10 दफा, आपको लिखने में जहमत हो रही है। सैलरी एक्सक्लूडिंग टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर। तो हम खुद जो है वो सीखने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। सैलरी एक्सक्लूडिंग टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है जी। कितना, कितनी सैलरी? सैलरी बताएं, 11,98,000। अब पॉइंट क्या है, तसल्ली से सुनिएगा, समझिएगा। ये अमाउंट इस पर बनने वाला टैक्स है। जब इसको कौन बियर कर रहा होगा? बोलो बोलो, जब इसको कौन बियर कर रहा होगा? एम्प्लॉयर। जब इसको कौन बियर कर रहा होगा? एम्प्लॉयर। तो ये ग्रॉस अप होके सैलरी का, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये टैक्स कितना है? बगैर ग्रॉस अप किए टैक्स कितना है? 5,000। और 98,000 और 12 लाख जो स्लेब का कट ऑफ पॉइंट है, उसका डिफरेंस कितना है? 2,000। इसका मतलब इस टैक्स का जो ग्रॉस अप अमाउंट है वो ज्यादा में ज्यादा 2,000 से पिछले स्लेब का पार्ट बन सकता है, और जो एक्सेस होगा वो अगले स्लेब का पार्ट बनेगा। आवाज नहीं आई? कुछ समझे मेरी बात? यार, लेकिन अभी भी आप ये समझ रहे हो कि अगर आप इसमें से 2,000 निकाल कर फॉल करवा दो पिछले स्लेब में और रिमेनिंग को फॉल करवा दो अगले स्लेब में, तो आप गलती कर रहे हो, ब्लंडर कर रहे हो। जो 2,000 आप इसमें से निकाल कर इस स्लेब में फॉल कराओगे ताकि ये ग्रॉस अप होके क्या बन जाए? 12 लाख। वो 2,000 रुपए ग्रॉस अप अमाउंट होगा, क्योंकि जो भी अमाउंट आप ऐड करोगे वो ग्रॉस अप होने के, ये जो अमाउंट है ग्रॉस अप अमाउंट है, ग्रॉसिंग अप से पहले। हाँ, तो अब इस अमाउंट को दो ऐसे हिस्सों में तोड़ना है कि एक हिस्सा ग्रॉस अप हो 1% से और दूसरा हिस्सा ग्रॉस अप हो 11% से। अब हर मामले का एक सॉल्यूशन है शॉर्टकट, जवाब दे, और एक सॉल्यूशन वही है कि बस आप टैक्स कैलकुलेट करते जाएं। जवाब दे, आप टैक्स कैलकुलेट करते जाएं और उस पे रेट लगाते जाएं। तो अब सवाल यही है कि इसका मतलब ये अमाउंट इतना ज्यादा है कि जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे, करें, बोलें, जवाब दें, जब हम इसको इसमें, तो स्लेब चेंज होगा या नहीं होगा? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, स्लेब चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। और फिर जो अमाउंट ऐड होगा उसका कुछ हिस्सा दूसरे स्लेब में फॉल करने की वजह से हाई रेट से टैक्स होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब अब ये अमाउंट किसी एक रेट से ग्रॉस अप नहीं होगा, इसका कुछ हिस्सा पिछले स्लेब से ग्रॉस अप होगा और कुछ हिस्सा। तो कैसे करें? सवाल ये कैसे करें इसको? सवाल है कैसे करें? अब ये है ना मैथमेटिक्स। अब बताएं, डायरेक्ट शॉर्टकट बताओ या मैथमेटिक्स? आपकी मर्जी होगी।
पहले मुश्किल काम करते हैं, फिर आसान काम देखते हैं क्या असर पड़ता है। वैसे किसी को शॉर्टकट मुश्किल लगता है, किसी को सब कुछ मुश्किल लगता है। ठीक है, जरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है जी, इसमें मैं लिख देता हूं ऐड, शाबाश, टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर। ये जो अमाउंट मैं इसमें ऐड करूंगा टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, ये ग्रॉसिंग अप के बाद वाला होगा, ग्रॉसिंग अप से पहले वाला होगा? पहले वाला, बाद वाला? इतनी देर से हम करके आ रहे हैं सवाल ये। अल्टीमेटली हम उस अमाउंट को फाइंड करें जो ग्रॉस अप होने के, वही ऐड करना है ना। चले, अगर हम ग्रॉसिंग अप से पहले वाले अमाउंट को ऐड करते रहेंगे तो टैक्स इफेक्ट बढ़ता चला, तो हमें इतनी सारी कैलकुलेशन करनी होगी कि जब तक फाइनल अमाउंट ना आ जाए। पक्का? ये कौन सा केस है? वैसे पांचवा केस है, लेकिन इसमें 100% टैक्स कौन बेयर कर रहा है? बस प्रॉब्लम क्या है? स्लेब रेट चेंज हो रहा है। क्या आपको नजर आ रहा है स्लेब रेट चेंज हो रहा है? पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या आपको नजर आ रहा है स्लेब रेट चेंज हो रहा है? नजर आ रहा है? कैसे? वैसे आप बड़ा अच्छा पैगाम लेके घूम रहे हैं। ये पैगाम किसके लिए सवाल है? अपने लिए, आई कैप के स्टूडेंट्स के। चले जी, ये स्पेस छोड़ देंगे जिसमें हम यही अमाउंट दोबारा कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब आइए जरा इसको सीखते हैं। वर्किंग नोट्स की हेडिंग लगाते हुए नजर आ जाएं आप लोग बेटा, बराए मेहरबानी। घर पे जब ऑनलाइन बैठ के लेते होंगे रिकॉर्डिंग तो क्या हशर नशर करते होंगे आप। यहां जब आप सामने नहीं बैठते, यहां नहीं लिखते हैं, तो वहां तो मेरे ख्याल से क्या असर होता होगा। टैक्स रेट जिससे हमने ग्रॉसिंग अप करनी है, हमने कहा अब वो टैक्स रेट एक नहीं है बल्कि दो है। क्यों? स्लेब रेट चेंज हो रहा है। एक टैक्स रेट है 1%, जिसमें हमारा कुछ हिस्सा क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। दूसरा स्लेब है 11%। ठीक है जी। बिफोर ग्रॉसिंग अप, ठीक है जी, आफ्टर ग्रॉसिंग अप। चलें जी, आप अगर साथ साथ चल रहे हैं तो आप मुझे बताएंगे 5980 बिफोर ग्रॉसिंग अप है या आफ्टर ग्रॉसिंग अप? शुक्र है आपने सही जवाब दे दिया, डर लग रहा था वैसे मुझे। 5980 टोटल अमाउंट है बिफोर ग्रॉसिंग अप। तो ग्रॉस अप कर दें सर, क्या मसला है? अरे भाई मसला ये है कि मुझे ये नहीं पता 5980 में से कितना हिस्सा 1% से ग्रॉस अप होगा और कितना हिस्सा 11%। अब मैं क्या करूं? तो इसका हल बहुत सिंपल है। ये जुमला जिसने सुन लिया समझ लिया उसका टॉपिक यहीं क्लियर हो गया, लेकिन जिसने नहीं सुना नहीं समझा उसका टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। पिछला स्लेब ग्रॉस अप होने के बाद कितने अमाउंट ऑफ टैक्स को मैक्सिमम ऐड होने की गुंजाइश देता है? 2000 सब बोल रहे हैं सवाल सुने बगैर।
2000 करेक्ट आंसर है, लेकिन जवाब सवाल ही सुना। पिछला स्लेब ग्रॉस अप होने के बाद, आवाज ही नहीं आ रही, पिछला स्लेब ग्रॉस अप होने के बाद 1% पे ग्रॉस अप होने के बाद मैक्सिमम कितने अमाउंट को ऐड होने की गुंजाइश रखता है? पिछला स्लेब मतलब 12 लाख तक। पूछ रहा हूं मैं आप सबसे, क्या ये बात सबको समझ में आती है? तो 2000 क्या हुआ, बिफोर ग्रॉसिंग अप या आफ्टर ग्रॉसिंग अप? यही तो ब्लंडर है ना। फिर आपने जुमला सुना क्या? मेरा जुमला यही तो बोल रहा हूं ना, बेहोश। मैंने कहा 2000 सबको दिख रहा है, लेकिन 2000 समझ नहीं आया। मेरा जुमला क्या था? पिछला स्लेब ग्रॉस अप होने के बाद मैक्सिमम कितने अमाउंट को ऐड होने की गुंजाइश रखता है? तो जो 2000 है वो ग्रॉस अप होने के बिफोर ग्रॉसिंग अप अब या आफ्टर ग्रॉसिंग अप? हाँ, तो अब 2000 को मैं मान लूं आफ्टर ग्रॉसिंग अप। अब 2000 जो ग्रॉस अप हुआ होगा वो कितने % पे ग्रॉस अप हुआ होगा? टैक्स रेट तो यार 1% होगा ना, वो 1 में से 0.01 क्या हुआ होगा? तो अगर मैंने डिवाइड, बेटा नहीं सुन रहे ना यार, साथ साथ नहीं चल रहे ना, ये तो दुख है। आप लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग नहीं करेंगे, आपकी पार्टिसिपेशन नहीं होगी। 2001 में से 0.01 माइनस करने के बाद क्या हुआ? ग्रॉस अप हुआ। तो फिर उसका बिफोर ग्रॉसिंग अमाउंट कितना है? कौन निकाल के दिखाए? 1800 कैसे? 90% थोड़ी है कोई यार, हैं? 2020 बिफोर ग्रॉसिंग अप, उससे भी बड़ा अमाउंट 1980। कितना? मैं ये तो बोल रहा हूं कि आप बात, जो कीमती बात है उसको सुने बगैर अपनी दुनिया में हैं। सिचुएशन ये है कि आम तौर पर एक वैल्यू होती है, उसको हम ग्रॉस अप करके सैलरी का, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये आ रही है कि जो पिछला स्लेब है उसमें ज्यादा में ज्यादा जो अमाउंट ग्रॉस अप होकर शामिल हो सकता है वो नजर आ रहा है। वो कितना है? 2000। तो 2000 ग्रॉस अप अमाउंट है, लेकिन वो 1% से ग्रॉस अप होने के बाद 2000 बना। तो ग्रॉस अप होने से पहले क्या था? रिवर्सल, मार्कअप। और अगर डिवाइड होकर ग्रॉस अप हुआ तो मल्टीप्लाई होकर, यार ये QMT आज के दिन के लिए था, इस वक्त के लिए था। भाई देखो यार, इतनी टेक्निक्स हैं आपके पास, इतनी टेक्निक्स हैं आपके पास, लेकिन आप उसको कहीं भी इंप्लीमेंट करते हुए नजर नहीं आते। तो मुझे सब्जेक्ट वसूल होता हुआ नजर नहीं आता। पास तो बड़े बड़ों ने कर लिया, वसूली ये होती है सब्जेक्ट की कि बंदा उसको जगह जगह इंप्लीमेंट करे। हम कहते हैं लेट द अमाउंट बी एक्स बिफोर ग्रॉसिंग अप, आवाज ही नहीं है। उस एक्स अमाउंट को जो ग्रॉस अप हुआ कितने % से? 1% से, उसको हमने क्या माना? एक्स माना। अब क्या करें? उसको डिवाइड करें 1 माइनस 0.01 से, यस और नो। अब वो ग्रॉस अप होने के बाद क्या बना? 2000 बना। अब इस इक्वेशन में सॉल्व फॉर एक्स ही कर लो भाई, यानी अब सुनो बात को तवज्जो से। 5980 में से 1980 वो अमाउंट है जो कितने % पे ग्रॉस अप हुआ? 1%। कुछ समझे मेरी बात या नहीं? तो फिर जो बचा कितना भाई? बिफोर ग्रॉसिंग अप से बिफोर ग्रॉसिंग अप अलग होगा ना। ये थोड़ी हो सकता है कि 5980 में से 2000 माइनस करूं, रिमेनिंग को ग्रॉस अप कर दूं, आंसर ठीक थोड़ी आएगा। प्रॉब्लम ये था कि मुझे इस अमाउंट को 2 हिस्सों में स्प्लिट करना था, और एक हिस्सा वो था जो 1% पे ग्रॉस अप होना था, और एक हिस्सा, लेकिन मैं वो देख नहीं पा रहा कि वो 1% वाला हिस्सा कितना है। तो उसके लिए मैंने ये अज्यूम किया कि पिछले स्लेब में ग्रॉस अप होने तक की गुंजाइश कितनी है। तो जब गुंजाइश ही 2000 है, 2000 को मैंने क्या मान लिया? ग्रॉस अप अमाउंट, और उसको मैंने रिवर्स करके कन्वर्ट किया बिफोर ग्रॉसिंग अप, कि भाई ये 2000 कितने अमाउंट का ग्रॉस अप हो सकता है? 1980 का।
1980 को मैंने इसमें से क्या कर लिया, अलग कर लिया। मैंने बोला 5,980 में से 1980 ग्रॉस अप हुए 1% पर, बाकी कितना 4,000 बिफोर ग्रॉसिंग अप है। और 4,000 को हम ग्रॉस अप करेंगे नॉर्मली, लेकिन कितने परसेंट पर, 11%। क्या करें, 4,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.11, 4,494, इन दोनों का सम 6,494। सही है, 6,494 सही है। चले, अब ये अमाउंट हमारे पास आया ग्रॉस अप अमाउंट, जिसमें वो अमाउंट भी शामिल है जो 1% पे ग्रॉस अप हुआ, और वो भी शामिल है जो, और ये अमाउंट है 6,494। इसको हमने सैलरी का पार्ट बना दिया। अब बताएं, सैलरी इंक्लूडिंग टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर 12,04,494, यस और नो बोले। अब इस पे टैक्स कैलकुलेट करके देखें। टैक्स ऑन रुपीज 12,06,000, टैक्स ऑन रुपीज 4,494 एट 11%, बोलिए 494। और जब हमने सम किया तो टैक्स लायबिलिटी वही आई जो ग्रॉस अप होके हमारी सैलरी का पार्ट बन, 6,494। समझे कुछ बात या नहीं? अब इसी 6,494 को इस प्रोसीजर के बजाय किसी और प्रोसीजर से निकालने का तरीका सिखाऊं? ये सही नहीं है, ये सही नहीं है सर, इसमें मैथमेटिक्स है सर, क्यूएमटी सर नहीं सर, बेकार सब्जेक्ट सर, बेकार। इतनी मुश्किल तो पास किया हमने। वैसे मेरा तो 51 पे पास हुआ होगा, है ना? ठीक है भाई, क्यूएमटी की फाइनेंस इक्वेशंस क्या करोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करोगे, मैनेजरल फाइनेंस के अंदर जाकर सब कुछ यही आना है। कितना भागो, भागते रहो। ठीक है जी, अब आप सुन लीजिएगा तसल्ली से, वरना यहां पर पड़ जाएगा बाउंसर और तुम बोलोगे कैसे। ठीक है ना? ऑल्टर नेटिव अप्रोच, हर एक अप्रोच में लॉजिक होती है और दूसरी अप्रोच में शॉर्टकट होता है। ठीक है, लॉजिकल तो ये भी है बाय द वे। ठीक है जी, क्या करना है इस अप्रोच में, तवज्जो, वर्किंग वन लिखनी है, सैलरी बता दे, बता दे, पूरा बोले ना भाई, ये बोल, आपके बोलने से मुझे तसल्ली हो जाएगी, लेकिन मसला है कि मुझे पता है आप एग्जाम में ये लाइन लिखना भूल जाओगे, फिर क्या करोगे। हाँ जबरदस्त, सैलरी एक्सक्लूडिंग टैक्स, आपसे जुमला ही बॉन्ड नहीं हो रहा, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा आपसे। ठीक है, सैलरी एक्सक्लूडिंग टैक्स बर्दाश्त बाय एम्प्लॉयर। जी सर, हमारी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई सर। 11 लाख बोलना ही मुझे पड़ रहा है, आप खाली 98,000 के बोल के अगला हिस्सा क्या करते हैं, पूरा करते हैं।
अच्छा जी, अब तसल्ली से यहां से लॉजिक शुरू हो रही है दूसरे मेथड की। दूसरा तरीका शॉर्टकट। हमें पता लग गया कि सैलरी में जब हम टैक्स ऐड करेंगे, आप नहीं सुन रहे, ये सुन रहे हैं? सैलरी एक्सक्लूडिंग टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, जब हमने देखा कि इस पर जो टैक्स बनता है, जब उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हम स्लेब क्रॉस कर जाएंगे, नहीं कर जाएंगे? तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। हम बोलते हैं जब हम 12 लाख का स्लेब क्रॉस करेंगे तो 12 लाख तक 6,000 टैक्स तो हमें देना है कि नहीं देना? आवाज नहीं आई। यानी जब हम 11,98,000 में टैक्स ऐड करेंगे तो हम 12 लाख क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे? और 12 लाख क्रॉस करेंगे तो 12 लाख तक बनने वाला टैक्स 6,000 देना है कि नहीं देना? तो अब हम यहाँ एक जुमला बोलेंगे, ऐड। ये वर्किंग है, ये मेन सोल्यूशन नहीं है, मेन सोल्यूशन ऊपर हो गया, ये वर्किंग है जो ग्रॉस अप अमाउंट निकाल के दे रही है। ऐड इनिशियल, सुनना, इनिशियल, इनिशियल किसको पढ़ा रहा हूं? इनिशियल, ऐड इनिशियल टैक्स ऑफ, इनिशियल टैक्स ऑफ नेक्स्ट। सर जब हम 12 लाख का स्लेब क्रॉस करते हैं तो उस स्लेब का इनिशियल टैक्स कितना? शुक्र है यार बोला आपने, वो 6,000 इसमें ऐड करवा दो। आवाज ही नहीं आ रही। $12,04,000। इसका फायदा ये होगा कि 6,000 में वो जो पिछले स्लेब के मुताबिक ग्रॉसअप होना चाहिए वो खुद ब खुद ऐड हो जाएगा और उससे एक्सेस सामने आ जाएगा। चेक करो, बताओ टोटल सम बताओ। 12 लाख, आवाज ही नहीं आई। तो 12,04,000, यानी अभी आप 12 लाख से कितना ऊपर आए? 4,000। ये 4,000 कौन है? ये 4,000 ये है, और कौन? आवाज ही नहीं आई। आगे बढ़ते, अभी ग्रॉसिंग अप हुई नहीं है मुकम्मल। ऐसा करने से पिछला स्लेब तो कवर हो गया, अब कहानी बची सिर्फ किसकी? इस अप्रोच से फायदा यह है कि हमें ग्रॉसिंग अप सिर्फ एक ही रेट से करनी है, ना कि दो अलग अलग रेट्स। कुछ समझे बात या नहीं? चले अब देखिएगा, टैक्स ऑन रुपीज। अब इस 12,04,000 पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स ऑन रुपीज 12,04,000, सॉरी 12 लाख। टैक्स ऑन रुपीज 12 लाख, 6,000 सर 6,000। अब देखिएगा, देखें 4,000, 6,000 ऊपर ऑलरेडी शामिल है तो 4,000 तो टैक्स के तौर पे काउंट हो गया ना। लेकिन 4,000 पे बनने वाला टैक्स ऑन वो काउंट, तो अब हम वो करवाने जा रहे हैं। यानी इस 6,000 में 2,000 भी शामिल और 4,000 भी, बोले इस 6,000 में 2,000 भी शामिल, और लेकिन 4,000 पर जो मजीद टैक्स इफेक्ट है वो शामिल। तो हम बोलेंगे टैक्स ऑन रुपीज, बोले बोले 4,000 एट 11%। कितना? 440, 4,000 पे टैक्स, फिर 440, फिर सैलरी का क्या बना, फिर उस पे टैक्स। तो इसका मतलब 4,000 इसमें शामिल है, 4,000 को इसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है। शामिल किसको करना है? 440 को। लेकिन 440 को शामिल करेंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा। तो अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, 440 को ही ग्रॉस अप कर देते हैं। आवाज ही नहीं है सर, आवाज ही नहीं है। 1 माइनस 0.11, आवाज ही नहीं आ रही सर। कैलकुलेटर पे आंसर 400 जैसे इसको शामिल किया, आंसर क्या आया? 6,494। आवाज नहीं आ रही।
क्या ये वही अमाउंट है जो इस मेथड से ग्रॉस अप हुआ था? क्या ये वही अमाउंट है जो ग्रॉस अप होकर सैलरी का पार्ट बना था, फिर टैक्स लाइबिलिटी के तौर पे दोबारा आंसर के तौर पे नजर आया? ठीक है, कौन सा वे आसान है? सेकंड वाला आसान है। सेकंड वाले का प्रोसेस याद रहेगा? क्या प्रोसेस है सेकंड वाले का बेटा? जब आपको लगे कि आप स्लेब क्रॉस करेंगे तो आप अगले स्लेब का इनिशियल टैक्स सैलरी का और उस पर टैक्स निकालें, और फिर जो टैक्स एक्सेस बन रहा हो उसको आप ग्रॉस अप कर दो, आपको आपका ग्रॉस अप आंसर मिल जाएगा। मिल जाएगा। अब इसकी क्या कहते हैं, किताब की वो एग्जाम्पल जो सॉल्व भी हैं और जो अनसॉल्व भी हैं वो अब आपके जिम्मे है, ताकि प्रैक्टिस करके आप इसको अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें। कर लेंगे? अब मुझे अगली क्लास में अगला टॉपिक शुरू करना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है इंशाल्लाह।